नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बाते भाग 7। मोहन सोचने लगा, बिट्टू तो अभी छोटा सा बच्चा है, कब उसे अपनी माँ की याद आ जाएगी, फिर दादी जी के भी याद आएगी और रोने लगेगा तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। ऐसे में उसे साथ लेकर जाना उचित नहीं होगा। वह घर पर सभी के साथ रहे, यही ठीक है। वह भी एक दिन की बात तो नहीं है, लगभग 15-20 दिन की बात है। अभी बच्चा है, उसे लेकर इतना लंबा रास्ता जाना ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, उसे साथ लेकर जाना उचित नहीं होगा। वैसे ही सोचते हुए तैयार होकर जब रसोई में पहुंचा तो जानकी भाभी जी कहने लगी, अरे वाह, आज तो मेरे देवर जी का चेहरा ही बदल गया है। लगता है कि आज उनसे मिलने को जाना है ना। भाभी जी के बातों में मोहन शर्मा गया, मगर कुछ कह ना सका, केवल अपना सिर को झुकाकर हल्का सा हिला दिया और चुपचाप रह गया और कुछ कहे बगैर खाना खाकर अपने काम से निकल गया। वह अपने भाभी जी से कुछ मांग भी नहीं सका। मोहन रास्ते में चलते हुए नदी के घाट में आ गया और नाव को नदी में उतरकर नाव पर ही बैठकर सवारी का इंतजार करता रहा तथा सूर्य देव की ओर ताकते हुए समय का अंदाजा लगाने लगा। फिर एकाएक सुल्तानपुर की ओर चलने को तैयार हो गया। घाट पर बैठे इंतजार करते हुए लोगों को आवाज लगाते हुए मोहन रवाना हो गया ताकि कोई सुल्तानपुर की ओर चलने को राजी हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। आता वह अकेला ही चल पड़ा। 2-3 कोस चलने के पश्चात नदी किनारे के अलग अलग घाटों पर आवाज लगाते हुए मोहन चलने लगा तो धीरे धीरे सुल्तानपुर मेले में जाने वाले बहुत से सवारी जुट गए। ऐसे में कुछ सवारी को नजदीकी गांव में छोड़ते हुए तथा बाकी को लेकर सुल्तानपुर में पहुंच गया। ऐसे में जब शाम ढल गया, मोहन मन ही मन सोचने लगा, शाम ढलकर रात तो होने ही वाली है, शायद अब से थोड़ी देर के बाद नाटक शुरू होने की समय हो जाएगी। ऐसे में मुझे अब वहां पर पहुंचना होगा, मगर मुझे भूख भी लग गई है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए, नहीं तो जब तक नाटक खत्म होंगे तब तक सारे दुकान वाले अपनी दुकान बंद करके सो जाएंगे, फिर तो रात भर भूखा ही रहना होगा। सोचा तो था कि घर से कुछ सूखा खाना लेकर चलूंगा, मगर भाभी जी से कहने को हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसे में इस मेले की दुकानें ही एकमात्र सहारा है। समय के साथ साथ दिन ढलकर रात हो गई तो मेले की चारों ओर रंग बिरंगे बत्तियां जल गई। ऐसे में दिन से भी ज्यादा रोशनी चारों ओर बिखरने लगी। इस कारण वहां पर और भी ज्यादा रौनक उभरने लगी, जिन्हें देखकर मोहन बहुत अभिभूत होने लगा। इन सब से बेखबर नाटक मंडली के सभी लोग अपने अपने साजो सामान को सजाने लगे और अपने अपने किरदार को निभाने के लिए तैयार होने लगे। सुलोचना मन ही मन मोहन को लेकर सोचने लगी, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था और मेरे कहे अनुसार तो उन्हें बाहर के बजाय अंदर हमारे मेहमान के तौर पर मेहमानों के लिए बनाए गए जगह पर बिठाना चाहिए था। पता नहीं अभी तक वह क्यों नहीं आए। ऐसा तो नहीं कि वह किसी वजह से अटक गया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके मन में किसी भी तरह की कोई दुविधा रही हो। क्या पता उस दिन जब हम लोगों से विदा लेकर जा रहा था तब तो उनके आवेगपूर्ण चेहरे पर ऐसा किसी भी तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया की भावनाएं नहीं देखे गए थे, मगर अब क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से तो अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रति कोई विरूपता साध गई हो। क्या कह सकते हैं, यह तो ईश्वर ही जाने। किसी के मन को भला मैं कैसे समझ सकती हूँ। तभी विदिशा को बुलाकर धीरे से कानों में कहने लगी, विदिशा, थोड़ी देखना तो, कहीं वह आ गया हो और बाहर तो नहीं बैठा है। झिझकते हुए विदिशा कहने लगी, अरे दीदी, यह क्या कह रही हो, अभी इस अवस्था में भला बाहर कैसे जाए। ऐसा करते हैं कि कुमार भैया को ही भेज देती हूँ, वह पता करके बताएगा। विदिशा कुमार को खोजते हुए वहां पर लेकर आई और धीरे से उसे मोहन का पता लगाने को कहा। ऐसे में मोहन को ढूंढते हुए थोड़े ही देर में कुमार आकर कहने लगा, दीदी, अभी तक तो मोहन भैया आया नहीं है, आएगा तो बता दूंगा।
कुमार की बातें सुनकर सुलोचना मन ही मन विचलित होती चली गई और सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सचमुच भूल गया हो। अभी तो रात भी बहुत हो गई है, अभी हमारा नाटक भी शुरू होने वाली है, मगर अभी तक मोहन यहाँ पर नहीं पहुँचा, पता नहीं क्या हुआ। तभी विदिशा धीरे से कहने लगी, अरे दीदी तुम भी ना, ऐसे तो कितने लोग मिलते हैं और फिर अपनी अपनी राह में चल पड़ते हैं। वह भी वैसे ही होगा, किसे फुर्सत है हमारे लिए चिंता करने की। सभी लोग अपने अपने सोचते हैं और वह कई हमारे रिश्तेदार थोड़े ही लगते हैं कि तुम्हारे लिए अपने समय बर्बाद करने की बात सोचेंगे। सुलोचना कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गई। उसे बार बार मोहन के आवेग भरी चेहरा याद आने लगी और सोचने लगी। सुलोचना सामने रखे दर्पण के सामने बैठकर चिंतन में डूबी हालत में ही अपने चेहरे को संवार रही थी और मन ही मन व्याकुल होती चली गई। विषण्ण चित्त मुद्रा में धीरे से उठकर अपने पलंग पर जाकर बैठ गई। इतने में कुछ देर के पश्चात उसे सामने लगे दर्पण में किसी के चेहरा दिखाई देती है। सुलोचना को लगा कि कोई एक आदमी दर्पण के भीतर से उसे निहार रहा है। तभी विदिशा को आवाज लगाकर कहने लगी, विदिशा देखना तो दरवाजा पर खड़ा होकर पर्दे के भीतर से कोई अंदर की ओर झांक रहा है। विदिशा धीरे से पर्दा हटाकर जोर से आवाज लगाते हुए कहने लगी, अरे दीदी चोर है, जल्द आओ, मैंने पकड़ लिया है। सुलोचना भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहने लगी, चोर? ऐसे में मोहन डर के मारे धीरे से कहने लगा, मैं चोर नहीं हूँ, जरा ठीक से देखिए, मैं चोर नहीं हूँ। उस दिन आप लोग मेरे नाव में आए थे, याद कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। तभी सुलोचना धीरे से वहां पहुंचकर मोहन के ओर ताकते हुए कहने लगी, आप चोर नहीं तो क्या है? अब तक तो यहाँ खड़े होकर चोरी कर रहे थे, मैंने दर्पण में देख लिया, आप चोरी कर रहे थे। अपने आप को निरपराध साबित करने की कोशिश करते हुए मोहन कहने लगा, जी मैंने कुछ चोरी नहीं किया, मैं तो आपको देख रहा था। तभी सुलोचना कहने लगी, आप बिना किसी से कुछ कहे पर्दे के आड़ से दर्पण में किसी को देखते रहे, यह क्या चोरी से कम है? ऐसे में मोहन अपना कान पकड़ते हुए कहने लगा, अगर इसे चोरी कहते हैं तो सचमुच मैंने चोरी किया है। अभी आप लोग जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। विदिशा की ओर ताकते हुए सुलोचना कहने लगी, विदिशा, कुमार भैया को बुलाकर इन्हें रस्सी से बांध दो, ताकि 15 दिनों तक यहाँ पर इसी खंभे से बांधे रहे और कहीं पर भी ना जा पाए। विदिशा मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है दीदी, मैं अभी कुमार भैया को बुलाकर लाती हूँ। विदिशा कुमार को बुलाने के बहाने चली गई। सुलोचना भावनाओं में आकर करुणा भरी नजरों से मोहन की ओर ताकने लगी। मोहन भी उसे देखते ही रह गया। तभी भावनाओं में आकर सुलोचना की आंखों से छलकती हुई आंसू मोतियों तरह बहने लगी, परंतु कुछ कह नहीं सकी। मोहन भी कुछ कह नहीं सका। तभी सुलोचना धीरे से पीछे मुड़ते हुए अंदर गई, साथ में मोहन को भी अंदर आने को इशारा करते हुए अंदर ले गई और उसे पलंग पर बैठने को कहते हुए तथा पुनः दर्पण में मोहन को देखते हुए कहती है, आप इतनी देर क्यों कर दिए? मैं तो समझी कि आप मुझे भूल गए होंगे, शायद आप नहीं आएंगे। पता है, आपके जाने के बाद मुझे बुखार हो गई है। लोग कहते हैं कि आपकी याद में मुझे बुखार आ गई है। शायद सारे लोग ठीक कहते हैं। मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि आपके जाने के पश्चात मुझे इतनी तकलीफ होगी। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, अगर आप ना आते तो शायद। आगे सुलोचना कुछ कह नहीं सकी। वह दर्पण में मोहन को निहारती रही और मोहन भी उसे दर्पण में निहारता रहा। मोहन धीरे से सुलोचना के पीछे आकर खड़ा हो गया और धीरे से कहने लगा, मुझसे भूल हो गया है, मुझे माफ ना कर दीजिए, मुझे आप बांधकर यहाँ पर रख लीजिए, मुझे मंजूर है। मुझे नहीं मालूम था कि कोई मूझ कारण इतना भी उतावला हो सकती है। फिर कभी ऐसा अपराध नहीं करूँगा। आप मुझे कुछ ऐसा सजा दीजिए ताकि फिर कभी ऐसा अपराध करने की साहस मुझ में ना हो। मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। भावनाओं में आकर सुलोचना चुपचाप रह गई, मगर कुछ ना कह सकी।
अपनी छलकती हुई आंखों से बहुत कुछ बयां कर डाली। मोहन दर्पण के अंदर सुलोचना को देखते ही रह गया और उसके खूबसूरती पर मोहित होता चला गया और सोचने लगा, सचमुच कितने खूबसूरत है, बिना सजे ही कम है क्या। अब सजने पर तो मानो देवलोक के अप्सराएं जैसी लग रही है। तभी सुलोचना दर्पण के अंदर ही मोहन के आंखों में आंखें डाले हुए कहने लगी, आप ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।